वन पीस चैप्टर 1191 एब्सोल्युटली इंसेन है क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर में लूफी और इमो की फाइट ही कंटिन्यू नहीं होती। हमें फाइनली देखने को मिलता है किंग ऑफ द वर्ल्ड का एक और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं सही बताऊं तो कबान के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रीवियस वन से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं सही बताऊं तो ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में और भी ज्यादा एब्सर्ड चीजें होने वाली है। बिकॉज जब इमो रैम्पेज करना स्टार्ट करता है तो लूफी एंड उसका पूरा ग्रुप कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है। कबान ऑलरेडी अपना आर्म लूज कर चुका है एंड दूसरी तरफ लूफी भी बहुत ज्यादा डेथ के क्लोज है। लेकिन अचानक से यहाँ पे हाजरदीन अचानक से सामने आ जाता है और ईमो को लिटरली दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ लोकी भी बैटलफील्ड में वापस आ जाता है। और अगर आपको लग रहा हो कि हाजरदीन का इतना स्ट्रॉन्ग होना कोई रैंडम पावर अप है तो मैं इसके पीछे बता दूंगा कि ओडा सेंसेई ने इस चीज की हिंट कितने टाइम से दे रखी थी। तो चलो सीधा चैप्टर 1191 को स्टार्ट कर देते हैं। बट बिफोर दैट अगर आप वन पीस थ्योरीज एंड ब्रेकडाउन पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं मेन स्टोरी पे। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है लूफी के सीधा कमान के पास आने से और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लूफी की कंडीशन कितनी खराब है। वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है एंड हेविली इंजर्ड भी है, लेकिन तब भी वो कॉन्शियस रहने की कोशिश कर रहा है। लूफी सिंपली बेसिकली खुद से पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे एंड वो फिर एक इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है। वो कहता है अगर वो गियर 5 को अनडू करता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब ये लाइन जितनी सिंपल लगती है एक्चुअली इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि हम पहले भी लूफी को बहुत बार गियर 5 के लिमिट पे पहुंचते हुए देख चुके हैं। बेसिकली जब लूफी की एनर्जी खत्म होती है उस टाइम पे वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो जाता है और इसी वजह से उसे टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। लेकिन इस बार लूफी यहाँ पे जनरली बहुत ज्यादा स्केर्ड है। उसे लगता है अगर उसने गियर 5 की फॉर्म ड्रॉप कर दी तो इसके संग क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ गवान लूफी से बोलता है कि वो एल्बाफ को छोड़ के चले जाए। गवान कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम मर जाओगे। और यही नहीं, उसके बाद गवान एक और इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है जब ईमू अपना नया फॉर्म अनलीश करेगा तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और ये चीज सस्पिशियस है बिकॉज कबान को ईमो के न्यू फॉर्म के बारे में कैसे पता। एज फार एज वी नो कबान पहली बार ईमो की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है तो उसे कैसे पता कि कुछ गलत होने वाला है। वेल यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि गवान के पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है। और मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि गवान सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं सही बताऊं तो अभी तक हमने गवान को कैटेगरी लेवल की फ्यूचर साइड यूज करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी आती है कि गवान समाओ ईमो की एबिलिटीज के बारे में जानता हो। मे बी उसे रॉजर पायरेट से पता चला हो या मे बी शैंक्स ने बताया हो। बट अभी के लिए हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन गबान की ये लाइन डेफिनेटली सस्पिशियस है। अब हम फिर से गबान और लूफी की कन्वर्सेशन पे आते हैं तो यहाँ पे लूफी गबान को थैंक यू बोलता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हमें गबान का सेक्रीफाइस दिखाया जाता है। उसका आर्म ऑलरेडी कट हो चुका है। और याद रखो ये प्राइम गबान नहीं है, ये ओल्ड गबान है। इस एज में भी वो लूफी के सामने खड़ा है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही लूफी के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज हो सकती है। यहाँ पे गबान बेसिकली लूफी को बताता है कि उसने लूफी को अबैंडन नहीं करा और वो एल्बाफ के लिए फाइट कर रहा है। एक काम लूज करने के बाद भी वो ईमो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ ईमो गबान को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ईमो रियलाइज करता है कि गबान पायरेट किंग का क्रू मेंबर था और ये मोमेंट कितना कूल है। जस्ट सोचो ईमो एक ही बैटलफील्ड पे दो जनरेशन के सामने खड़ा है। एक है न्यू जनरेशन का लूफी और दूसरी तरफ रॉजर के एरा का लेजेंडरी वॉरियर गबान और उसके सामने खड़ा है वो एनिमी जो दुनिया पे सालों से रूल कर रहा है। फिर सडनली ईमो एक मैसिव हाकी रिलीज करता है और ये सिर्फ लूफी को इफेक्ट नहीं करता, इसका इफेक्ट पूरे सराउंडिंग एरियाज पे पड़ता है। उसके बाद हम अंडरवर्ल्ड के एनिमल्स को देखते हैं और वो सब ईमो के हाकी के प्रेशर से नॉकआउट होने लगते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये सारे वही टाइप के एनिमल्स हैं जो हम पहले लूफी और शैमरॉक के आसपास देख चुके हैं। बेसिकली ईमो की प्रेजेंस ही सराउंडिंग लाइफ को ओवरवेल्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिटेल आती है। ईमो ऑलरेडी इंजर्ड है, उसकी बॉडी पे ब्लड है, फेस भी डैमेज्ड है एंड चेस्ट पे भी बहुत सारे वुंड्स हैं। और अपीयरेंटली गबान के अटैक से काफी डैमेज मिला है। और सबसे क्रेजी बात ईमो ने गबान के अटैक को डॉज किया था। सो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर ईमो के डॉज करने के बाद उसे इतना डैमेज मिला है तो अगर ईमो ने उसे टैंक किया होता तो क्या होता। और ये ईमो का डैमेज गबान के पावर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। याद रखना ये प्राइम गबान नहीं है, ये ओल्ड गबान है और फिर भी इतना ईमो को डैमेज कर रहा है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। और फिर फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जहाँ पे हमें ईमो का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे ईमो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और सबसे पहले उसके हैंड्स ग्रो करने लगते हैं। वो मैसिव हो जाता है और उसके फिंगर्स और नेल्स शार्प क्लॉज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
और फिर ईमो का एंटायर बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अराउंड फ्लेम्स अपीयर होती है और उसका बॉडी और भी मस्कुलर हो जाता है। उसके हॉर्न्स ग्रो करते हैं और वो कम्प्लीटली डेमोनिक लगने लगता है। एंड ऑनेस्टली ईमो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे स्टेरॉइड्स उसने ले लिया एंड एब्सोल्युटली मैसिव उसके हॉर्न्स हो गए हैं। उसका फेस पे गोटे भी है एंड यहाँ पे हमें पहली बार उसका फोरहेड भी देखने को मिलता है। और ये बहुत ज्यादा फनी भी है क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज बन रही थी कि ईमो के पास थर्ड आई है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसकी वाली ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा इंसेन है और गवान यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लाई भी करता है कि वाली फॉर्म ईमो की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम ऑलरेडी ईमो की मल्टीपल फॉर्म्स देख चुके हैं, उसका नॉर्मल अपीयरेंस और उसके स्ट्रेंज ब्लैक पोजेस फॉर्म। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि ईमो के पास कितने फॉर्म्स हैं। मैं सच बताऊं तो ईमो वन पीस का आइजन, फ्रीजा, इचिगो और पता नहीं कितने कैरेक्टर्स बनता जा रहा है। हम सोचते हैं कि ईमो की वाली फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन उसके बाद ओडा सेंसर से एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं। और मैं सच बताऊं तो कुछ लोग इसे एल्बाफ के म्यूरल्स में दिखाए गए मेजरी से कंपेयर कर रहे हैं। पर्सनली मैं इसे कंफर्म्ड कनेक्शन नहीं बोलूंगा, लेकिन कंपैरिजन समझ में आता है। अब ईमो के पास 4 हॉर्न्स, मैसिव बॉडी, ब्लैक विंग्स और उसकी बॉडी पे रिंग्स भी हैं और एक मैसिव स्वॉर्ड भी है। एवरीथिंग अबाउट दिस फॉर्म इज टेलिंग अस दैट ईमो इज द फाइनल बॉस। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें बिल्बो, चॉपर और रॉबिन दिखते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि बुक सेफ है और ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारी बुक्स में ओहारा की सारी नॉलेज है। लेकिन बिल्बो चॉपर को कुछ बताता है और अपेरेंटली चॉपर उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि बिल्बो ने क्या कहा, लेकिन एक बात कम्प्लीटली क्लियर है, अगर रोडा सेंसे, ईमो, लूफी और कबन का फाइट सीन काट के चॉपर को दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई हिडन मीनिंग छुपा हो सकता है। और जो बिल्बो ने चॉपर से कहा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बिल्बो बहुत एंशिएंट नॉलेज से कनेक्टेड कैरेक्टर है, तो जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो पॉसिबली कनेक्टेड हो सकती है वर्ल्ड सेंचुरी से या जायंट से। और ये भी हो सकता है कि बिल्बो को ईमो की वीकनेस भी पता हो सकती है। वेल अब ये चीज कंफर्म तो नहीं है, बट एक बार ध्यान रखना ओडा सेंसे ने वाला सीन दिखाया है तो इसका मतलब ये डीप हो सकता है। अब हम वापस आते हैं मेन बैटल फील्ड पर और यहाँ पे गबान लूफी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, एल्बाफ को छोड़कर चले जाओ और अपने क्रू को भी ले जाओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गबान एल्बाफ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और आप सोच सकते हो अगर गबान ऐसा बोल रहा है तो सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है। गबान कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, ये रॉजर पायरेट्स का फॉर्मर मेंबर है, एक ऐसा मेंबर जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था अपने टाइम पे। जब गबान खुद लूफी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो ऑफ कोर्स सिचुएशन काफी टेरिफाइंग है, लेकिन लूफी ऑफ कोर्स मना कर देता है। लूफी बेसिकली कह रहा है कि वो ऐसा आदमी नहीं है जो अपने फ्रेंड्स को छोड़ के भाग जाए, लेकिन इस चीज से गबान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज लूफी अभी भी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहा, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है हेविली इंजर्ड। और गबान बेसिकली उससे बोलता है तुम अभी भी यूजलेस हो, तुम वैसे भी मरने वाले हो। लूफी फाइट करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है और दूसरी तरफ ईमू अपनी एक और पावरफुल फॉर्म में आ चुका है। सो गबान फिर से डिसाइड करता है कि वो खुद ईमू को रोकेगा। गबान खड़ा होता है, एक उसका आर्म मिसिंग है, लेकिन फिर भी वो ईमू की तरफ चार्ज करता है और ईमू अपनी बोन स्वॉर्ड रेडी करता है और लूफी ग्राउंड से शाउट कर रहा है। देन ईमू अटैक्स, गबान और लूफी उस अटैक को डॉज करते हैं और यही हमें उसके अटैक का एक्चुअल स्किल समझ आता है। उसकी बॉडी से हागी कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है, उसका एंटायर बॉडी पूरा डिमन जैसा लग रहा है और गबान समझ जाता है कि लूफी अभी भी फाइट नहीं कर सकता। सो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए फिर से डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। सडनली हजरुद्दीन अराइव्स और वो सिर्फ अराइव ही नहीं करता, वो डायरेक्टली ईमू पे अटैक करता है और उसे बहुत ज्यादा तेज हिट करता है और इसी वजह से ईमू दूर जाके गिरता है और बैटलफील्ड में सब शॉक हो जाते हैं। और ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि लोग क्यों शॉक्ड हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ईमू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हजरुद्दीन की स्ट्रेंथ कम्प्लीटली रैंडम है तो एक बार ड्रेस रो से याद करो। हजरुद्दीन के पास हमेशा से फिजिकल रो स्ट्रेंथ थी एंड वो इसने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि वो एब्सर्ड अमाउंट ऑफ वेट को आइलैंड के लिटरली अक्रॉस लॉन्च कर सकता है। बट हाँ, उसकी स्पीड और डिफेंस में इशू है, लेकिन उसकी रॉ पावर हजरुद्दीन हमेशा से मॉन्स्टर रहा है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हजरुद्दीन सडनली स्ट्रॉन्गर हो गया ईमू से। सही बताऊं तो ईमू को डैमेज भी नहीं होता, लेकिन हजरुद्दीन को ईमू को फिजिकली मूव कर पाना ही बहुत बड़ी फीट है खुद में ही। और ये स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट के लिए भी एक मैसिव अपग्रेड है। ऑब्वियसली ईमू हजरुद्दीन को अटैक करने से रोकने वाला नहीं है। ईमू काउंटर करता है और हजरुद्दीन ब्लॉक करता है। ईमू मल्टीपल अटैक लॉन्च करता है जिससे हजरुद्दीन का शील्ड ब्रेक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो
पूरा अटैक टैंक करता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हारा अटैक ये वाला पहले देख चुका हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अटैक को कैसे हैंडल करना है। एंड मैं सही बताऊँ तो ये एक्चुअली काफी कूल है बिकॉज हाजुरुद्दीन उसके अटैक्स टैंक ही नहीं कर रहा, वो अडेप्ट कर रहा है, वो ईमो को ऑब्जर्व कर रहा है और डिस्पाइट एवरीथिंग वो खड़ा है एक ऐसे एनिमी के सामने जिसके बारे में गबान बोल रहा है कि वो इमॉर्टल है। गबान हाजुरुद्दीन से बोलता है कि यहाँ से चले जाओ बिकॉज उनका अपोनेंट इमॉर्टल है। और यही हाजुरुद्दीन चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बोलता है। वो बेसिकली कहता है मैं कभी सबमिट नहीं करूंगा चाहे मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए। और मैं सही बताऊं तो गाइस ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक्जैक्टली वही मेंटेलिटी है जो एक्जैक्टली कॉन्करड साकी यूजर में दिखती है। कॉन्करड साकी सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट सबमिट ना करना, अपना ड्रीम अबेंडन ना करना और किसी के सामने बो ना करना। इवन अगर तुम्हारे सामने डेथ खड़ी हो फिर भी तुम सरेंडर ना करो। और हाजुरुद्दीन के पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है और वो है उसका ब्लड लाइन। उसके फादर किंग हरल्ड के पास भी कॉन्करड साकी थी एंड उसके ब्रदर के पास भी है। तो हाजुरुद्दीन के पास ऑलरेडी ब्लड लाइन कनेक्शन है, लेकिन ये ब्लड लाइन कनेक्शन ही इनफ नहीं है, आपको माइंडसेट भी चाहिए होगा। और हाजुरुद्दीन का ड्रीम क्या है? किंग ऑफ द जायंट्स बनना। ये कोई स्मॉल ड्रीम नहीं है, वो ये बोल रहा है आई वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर, वो ये कह रहा है आई वांट टू बिकम द किंग। और अब ये एक इमॉर्टल एनिमी के सामने कह रहा है कि वो कभी सबमिट नहीं करेगा। दैट इज एक्जैक्टली द काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे कॉन्करड साकी अवेकन होती है। इन सब के बीच लूफी अभी भी इंजर्ड है, लेकिन लूफी वही करता है जो लूफी बेस्ट करता आ रहा है, उसका फूड। लूफी सीक्रेटली फूड निकालता है और एक्सट्रीमली फास्ट खा लेता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल स्पीड से। ये चीज तो वन पीस के प्लॉट का हिस्सा ही बन चुका है। वेल यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी आती है। हम गियर 5 की रिडिकुलस कार्टून लाइक एबिलिटीज तो देख ही चुके हैं और लूफी रियलिटी के रूल्स बेंड भी करता है। बट मैं यहाँ पे सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लूफी अपनी इमेजिनेशन की वजह से अपने आप को हील करता है, नॉट बिकॉज ऑफ फूड। बट बचपन से लूफी फूड के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसने फूड को एक सोर्स ऑफ हीलिंग बना लिया एक तरीके से। लेकिन नोडा सेंसे गियर 5 को कंटिन्यूसली नॉर्मल फिजिक्स से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सीन डेफिनेटली इस थ्योरी को फ्यूल भी करता है। बिकॉज ऑलमोस्ट इमीडिएटली लूफी वापस आ जाता है, अभी भी ब्लडीड है, अभी भी इंजर्ड है, लेकिन उसका एनर्जी रिटर्न हो गई है। बस लूफी को इतना ही चाहिए। और दूसरी तरफ इमो फिर से अटैक करता है और हाजुरुद्दीन डायरेक्टली लूफी और गबान के सामने जंप करता है और अटैक सीधा उसकी बैक पर लगता है। हाजुरुद्दीन पेन में शाउट करता है, लेकिन वो मूव नहीं करता और यहाँ हाजुरुद्दीन का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो यहाँ पे इमो को डिफीट करने नहीं आया, वो लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है। और फिर हमें एक और एग्जांपल मिलता है इमो की रिडिकुलस पावर्स का। गबान के अटैक्स, हाजुरुद्दीन के अटैक्स और बैटलफील्ड के डिस्ट्रक्शन सब कुछ होने के बाद भी इमो रिकवर कर लेता है। बेसिकली वो डैमेज से वापस आ जाता है और रही गबान की स्टेटमेंट और भी ज्यादा बिलीवेबल हो जाती है। इमो इमॉर्टल है एटलीस्ट गबान के अकॉर्डिंग, और अगर ट्रू है तो फाइट का सारा प्रॉब्लम ही चेंज हो जाता है। आप सिंपल इमो को ओवरपावर नहीं कर सकते। इवन लूफी भी अगर स्ट्रॉन्गर बन जाता है, इवन अगर हाजुरुद्दीन भी अपनी कॉन्करड साकी अवेकन कर लेता है, How do you actually kill an immortal enemy? और ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। एनीवेज अब सीन शिफ्ट होता है हाजुरुद्दीन पे और यहाँ पे हाजुरुद्दीन बोलता है वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे पास अभी भी लोकी है और लिटरली उसी मोमेंट पे लोकी अपीयर्स विद ड्रैगनी एंड द बैटलफील्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है बिकॉज अब हमारे पास है लूफी, लोकी, हाजुरुद्दीन और उसके सामने ईमो। लूफी भी खड़ा हो चुका है एंड वो रेडी होता है और हाजुरुद्दीन अपनी मैसिव एक्स के संग रेडी होता है और लोकी रैगनीर के संग, और तीनों ईमो की तरफ चार्ज करते हैं। 3 वॉरियर्स और 3 डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स। ईमो अटैक को ब्लॉक करने के लिए प्रिपेयर करता है और फिर कोको को सोवेरेनिटी कंबाइंड अटैक ईमो को हिट करता है और हम मैसिव हाकी लाइटनिंग देखते हैं। लूफी का हाकी, लोकी का हाकी और हाजुरुद्दीन अभी तक कॉन्करड हाकी विजुअल शो नहीं करता और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ओडा सेंसे यहाँ पे कुछ सेव कर रहे हैं। मे बी हमें हाजुरुद्दीन का कॉन्करड हाकी अवेकनिंग भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा और ऑफ कोर्स मेरे माइंड में भी आ रहा है कि हाजुरुद्दीन सडनली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि हम वन पीस को यहाँ रॉन्ग वे में देख रहे हैं। स्ट्रॉ हेड्स सिर्फ वैसे कैरेक्टर्स नहीं है जिसे पावर अप की जरूरत है और ओडा सेंसे ने स्टेट भी करा था कि ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बहुत ज्यादा। ये वही लोग हैं जो फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट को क्रिएट करेंगे जो पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देगा। तो आप ही सोचो वन पीस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फाइनल वार क्लोज आती जाएगी और फाइनल वार में ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हाजुरुद्दीन के पास तो और भी बड़ा रीजन है क्योंकि
क्योंकि वो एल्बर्फ में जो लिटरली जेंट्स का आर्क है और वो खुद एक जायंट है। और ये नहीं, हजरदिन तो हरल्ड का बेटा भी है जो अपने टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। तो अगर हजरदिन को एक मैसिव पावर अप मिलना ही था तो एल्बर्फ एक परफेक्ट प्लेस है उसके लिए। वेल, अब हम गवान की वजह से एक और डिस्कशन पे आते हैं। जो हम गवान देख रहे हैं अभी वो ओल्ड गवान है, प्राइम गवान नहीं है। वो ईमो को डैमेज कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि प्राइम गवान कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, गॉड वैली के टाइम पे गवान यंगर था और इसका मतलब ये है कि गॉड वैली गबान नेसेसरली प्राइम गबान नहीं था। और अगर गबान गॉड वैली के बाद स्ट्रॉन्गर हुआ है तो सेम पॉसिबिलिटी हमें गॉड वैली के बाकी मेंबर्स के लिए भी कंसीडर करनी होगी। रॉजर, कार, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो और पोटेंशियली रॉक्स। अगर गॉड वैली के टाइम ये कैरेक्टर्स अपने एब्सोल्यूट प्राइम पे नहीं थे तो हम गॉड वैली की पावर स्केलिंग को उनके डायरेक्टली प्राइम वर्जन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर गॉड वैली गबान वीकर था तो प्राइम गबान और प्राइम रॉजर पायरेट्स पोटेंशियली हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल थे। और इस चीज से रॉक्स के अराउंड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है। अगर गॉड वैली वाला रॉक्स भी नेसेसरली अपने पीक पे नहीं था तो सिर्फ हम गॉड वैली के बेसिस पे नहीं कह सकते कि रॉक्स ऑटोमेटिकली प्राइम रॉजर या गाब से स्ट्रॉन्गर था। और चैप्टर 11 एंड 21 हमें इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली कंसीडर करने का रीजन भी देता है। और इसी वजह से ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक फाइटिंग चैप्टर नहीं था, ओडा सेंसेई बेसिकली फाइनल वार का सेटअप कर रहे हैं। लोफी अपनी लिमिट तक एक्चुअली पहुंच चुका है और गबान भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। लोकी भी रिटर्न कर चुका है और अब 3 वॉरियर्स ईमो के अगेंस्ट हैं। बिल्बो ने ऐसा चॉपर को क्या बताया कि चॉपर इतना शॉक हो गया, बिकॉज मुझे लगता है जो बिल्बो ने बताया चॉपर को वो फ्यूचर चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सो हमारे पास इस चैप्टर को एनालाइज करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपके वाला ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना वन पीस थ्योरी और वन पीस ब्रेकडाउन्स के लिए। एनीवेज, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। फॉर नाउ, बाय बाय।